मेरा नाम सोनम है। मेरी उम्र 27 की है। शादी से पहले एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मैं गांव की रहने वाली थी, लेकिन फिर भी मैंने सरकारी स्कूल से 10वीं क्लास तक की शिक्षा पाई हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन जो भी थी मुझे देखता नज़र दोबारा ज़रूर जाती थी मेरे ऊपर। मैं अपने घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए मैं अपने माँ बाप की शादी करने की बहुत जल्दी हो रही थी। वैसे भी गाँव में लड़कियों की जल्दी ही शादी की जाती थी। मेरे गाँव लड़कियों की जल्दी ही शादी कर दी जाती थी। मेरे माँ बाप मेरे लिए अच्छा रिश्ता देखने तलाश किया, तो पड़ोस के ही गांव में मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया। बहुत अच्छा था। लड़का रहने वाला तो गांव का था, लेकिन उसकी नौकरी शहर में लगी हुई थी और उसकी नौकरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मेरे घर वालों को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। लड़का पढ़ा लिखा था, तभी उसकी दूसरे देश में नौकरी लगी हुई थी। मेरी भी यह चाह थी कि मेरी शादी किसी पढ़े लिखे इंसान से हो। यह रिश्ता मिल जाने के बाद मेरी चाह भी पूरी हो गई और मेरे घर वालों को रिश्ता बहुत पसंद आया था। मेरा होने वाला पति काफ़ी सालों से कतर में नौकरी करता रहा था। वह अपने घर में सबसे बड़ा बेटा था। उससे छोटे 3 भाई बहन थे और एक कुंवारा भाई था और 2 छोटी बहनें थी। मेरे होने वाले पति के पिता तो काफ़ी सालों पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन माँ का साया अभी तक था। हमारा रिश्ता फ़ोटो देखकर ही तय किया गया था। मेरा फ़ोटो लड़के को दिखाया गया था और लड़के का फ़ोटो मुझे दिखाया गया था, क्योंकि लड़का शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह बार बार यहाँ पर नहीं आ सकता था। लड़के वाला की यह शर्त थी कि हमारा बेटा शादी के टाइम पर ही हिंदुस्तान वापस आएगा और मेरा यह रिश्ता मेरे पिता के जाने वाले दोस्त नहीं करवाया था, इसलिए मेरा होने वाला पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। दोनों परिवारों की मर्जी से हमारा रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिन बाद ही हमारी शादी भी हो गई। और मेरी शादी की पहली रात जब मेरे पति ने से मुलाकात हुई, तो मुझे उनका बिहेवियर बहुत पसंद आया। मेरी ससुराल भी बस ठीक ठाक ही था। ससुराल का घर तो थोड़ा छोटा था, लेकिन मेरी पति की कमाई बहुत अच्छी थी, इसलिए मेरी माँ ने मुझे समझाया कि घर से कुछ नहीं होता, लड़के की कमाई अच्छी होनी चाहिए। मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया था। शादी के 4 दिन बाद मेरे पति ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको विदेश वापस जाना था। और यह बात सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को 3-4 दिन ही गुजरे थे और मेरे पति अनिल मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। मैं उनके बिना यहाँ पर कैसे रहूँगी। हमने तो अभी तक एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी अपने पति के साथ गुजारना चाहती थी। शादी से पहले मुझे यह बात तो पता थी कि मेरे पति काफ़ी सालों से विदेश में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब शादी के बाद वह 3-4 दिन बाद ही जाने लगे, तो मेरे पैरों से तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे तो यह नहीं पता था कि वह अचानक कितनी जल्दी विदेश की तैयारियां करने लगेंगे। मैंने सोचा कि शायद वह 1-2 महीने यहाँ रुकेंगे, मुझे घुमाएंगे फिराएंगे, उनके मेरे साथ अच्छी खासी बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह 3-4 दिन में ही यहाँ से जाने की तैयारियां शुरू करने लगे थे। मैं अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा भी था कि मैं आपके बिना यहाँ कैसे रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगे, मेरी मजबूरी है, वहाँ पर मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं ज़्यादा टाइम पर यहाँ पर नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी में खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं यहाँ पर 2 महीने की छुट्टियाँ पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक मुझे छुट्टियाँ कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। शायद वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए बार बार मेरे पास वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि इस बात पर मुझे किसी परदेश इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए। एक परदेसी इंसान से शादी करना बहुत ही मुश्किल का काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मेरे पति ने अपना सामान पैक किया और मुझसे कहने लगे कि थोड़ी देर के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, और जब घर वापस आऊँ तो मैंने देखा कि लगभग 15-16 किलो फिटकरी लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि सारी फिटकरी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हो गई और मैंने कहा, आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे। तो वह बहुत सारी फिटकरी हैं, इसका भला आपको क्या काम है, और इससे तो आपका सामान का वज़न भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से फिटकरी के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी है जिसे साफ़ करने के लिए आपको फिटकरी लेकर जा रहे हैं। मैंने अपने हिसाब से ही अपने पति को यह सारी बात बता दी थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही बर्तनों को साफ़ करने के लिए थोड़े से बर्तन फिटकरी डालकर
को घुमा कर निकाल लिया करती थी। हमारा एरिया में गंदा पानी आया करता था। माँ कहती थी कि ऐसा करने से बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं और पानी के कीटाणु बर्तन पर नहीं लगते। मेरी बात सुनकर अनिल हंसने लगे और कहने लगे कि यह बात तुम्हारे इलाके में बर्तन साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, लेकिन वहाँ पर तो शुद्ध पानी आता है, बिल्कुल साफ पानी मिलता है। विदेश की औरतें इसका कुछ और इस्तेमाल करती हैं। यह बात मुझे ठीक से तो नहीं पता, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ पर इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। विदेश की औरतें फिटकरी को डबल रेट में खरीदने के लिए भी तैयार रहती हैं। लगभग हर कनाडा की औरतें के हर घर में फिटकरी मौजूद होती हैं। मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो वापसी पर फिटकरी लेकर ज़रूर जाता हूँ। अनिल की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। और यहाँ पर तो हर दुकान पर ही फिटकरी मौजूद होती हैं, लेकिन इस टाइम पे सब कुछ भूलकर अपने पति की टेंशन ले रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ी टेंशन मेरे पति की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी तो रख दी थी। मैंने रोते हुए अनिल से कहा कि जितनी जल्दी से हो सके मुझे तुम अपने पास बुला लेना। मैं अनिल को देखकर इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरती ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं की थी और इतनी जल्दी जुदाई का भी टाइम आ गया था। अनिल के बिना ससुराल में रहने का सोचकर मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता हुआ देखकर अनिल कहने लगे, तुम से ज़्यादा परेशान मत हो, वहाँ जाते ही मैं तुम्हें बुलाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी कि सारे झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी दोनों छोटी ननदें बहुत ही भयानक चालाक थी। सास तो बीमार रहती थी, इसलिए अपने कमरे से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मेरी दोनों नंदी हर टाइम मुझ पर निगाह रखती थी। उन्हें मेरे आंसू ड्रामेबाज लगते थे। उनका कहना था कि वह भी तो अपने भाइयों की इतने सालों से जुदाई बर्दाश्त कर रही थी। और खैर अनिल मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब मैं उनका फ़ोन आता था, उनकी बहनें फ़ोन पर मेरी अपने भाई से बहुत ज़्यादा बुराइयां किया करती थी। वो इन बातों से बहुत तंग आ गए थे। मेरे पति भी मेरे बिना तड़प रहे थे। वो रोज़ मुझे अपने फ़ोन की बातें किया करते थे और कहते थे, सोनम तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए हुए 3-4 दिन मुझे अभी तक बहुत याद आते हैं, लेकिन अगले ही पल में उदास हो जाता हूँ। और फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे ऐसा कुछ बताया जिसे सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि वह अपने पास कनाडा बुला रहे हैं। वह सारी कार्यवाही कर चुके हैं। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स भी भेज दिए हैं। वह सुनकर जहां मैं खुश हो रही थी, वहीं पर मेरी नंदों के चेहरे पर रंग बदल गया। वो चाहते थे कि उनका भाई उन्हें भी कनाडा बुला ले, लेकिन अपनी नंदों को नज़रअंदाज करके जल्दी अपनी तैयारियां की जाने की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने अनिल से पूछा कि आपके लिए यहाँ से कोई भी सामान लेकर आऊँ, तो अनिल ने मुझसे कहा कि मेरे लिए 20 किलो फिटकरी लेकर आना। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। तभी तो कुछ टाइम पहले ही अनिल 15-16 किलो फिटकरी लेकर गए थे। फिर 20 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा अपना सामान भी बहुत अच्छा खासा था। ऊपर से 20 किलो फिटकरी रखने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वजन के पैसे चुकाने पड़े। और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का यहाँ कनाडा की औरतें क्या करती होंगी। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ घंटे बाद में सफ़र के बाद मैं कनाडा अपने पति के पास पहुँच गई। और मगर एयरपोर्ट पर अनिल को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं रही। मेरे पति ने मुझे देखते ही अपना पहला सवाल यही पूछा कि तुम फिटकरी लेकर आई हो या नहीं। उनकी यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्होंने मिलने से ज़्यादा फिटकरी की चिंता हो रही थी, जबकि मैं उनके मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी से भरा हुआ थैला निकालकर उनको दे दिया, लेकिन न जाने वह फिटकरी किसको देकर आई। वापसी पर उनके पास बहुत सारे पैसे थे। जब वो मुझे अपने फ्लैट पर लेकर गए, वह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और मुझे बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। अब मुझे उनसे सवाल करने का मौका नहीं मिला हुआ था, फिर भी
भूल गए थे कि वह फिटकरी आखिर क्या करते हैं। थोड़ी देर बाद जब बातों ही बातों में फिटकरी का कोई जिक्र आया तो मैंने अपने पति अनिल से पूछा कि आखिर आप फिटकरी किसको देकर आए हैं। मैं अपने पति की बातों से सब कुछ भूल गई थी। सच कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने मुझे अपने पास बुला लिया है। 2 महीने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छे गुजारे थे। 2 महीने किस तरह से अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजर गए थे पता नहीं चला, लेकिन 2 महीने पूरे होते ही मेरे पति मुझसे कहने लगे, अब तुम यहाँ पर रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बेहतर होगा कि तुम वापस हिंदुस्तान चली जाओ। अनिल की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी और मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? आपके बिना मेरी वहाँ पर कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं तो अपने रिश्तेदारों से कहकर आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ कनाडा में ही रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वो कहने लगे कि यहाँ पर खर्च बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भजन के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपने परिवार का भी खर्चा उठाना है। मेरी माँ बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर रही हैं और बहने की भी स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। वह भी मुझे रोज़ रोज़ फ़ोन करके तंग कर रही हैं और तुम्हारे यहाँ पर होने की वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैंने गुस्सा करते हुए अपने पति से कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पर कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ पर अकेले ही ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर अनिल कहने लगे कि तुम्हें भला क्या काम आता है, तुम क्या नौकरी करोगी? पर बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने अनिल से कहा कि मुझे यह काम आता था। अनिल के तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। कहानी कंटिन्यू रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।